Welcome all to this webinar where we will discuss where what is happening with Nifty, and we'll also discuss about some companies with strong mode. After that, we will have an open mic session as promised. So this is a long-term chart of Nifty. As you all can see, this is from the time of the inception of Nifty, say, or 2020, 1998. This is a chart of Nifty. So as you can see over here, there are only 2 points major where we saw major flip. One was around 2008 subprime crisis, और एक जो है कोविड-19 में जब बहुत निफ्टी गिर गई थी, कोविड-19 जब आया था लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे जो बहुत गिरी थी और उसके बाद जो तेज रैली चली थी, वो 2 पॉइंट है। उसके अलावा निफ्टी हैज बीन इन अ कंटिन्यूअस बुल रन। जो लास्ट ईयर हमने एक अक्टूबर के बाद का एक फॉल देखा था, जिसके बाद वी आर ट्राइंग टू रिकवर के थोड़ा बहुत करेक्शन या फॉल जो कि अक्टूबर के बाद आया, अक्टूबर 2021 के बाद 18,600 की पीक को सर करने के बाद, तो वो आप इधर देख सकते हैं कि मैं लाइव चार्ट बनाते जाऊंगा आपके सामने, तो किस तरह से निफ्टी ने बिहेव किया है वो हम देखते हैं, और क्या रेजिस्टेंस होते हैं, कैसे निफ्टी कुछ समय तक आगे बढ़ती है और फिर कुछ समय के बाद रुक जाती है और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे एक शॉर्टली। तो ये जो है हम इधर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे एक जो पीक बना था वो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, जो कि करीब 8,600 के करीब था। ओके, 8,600 के बाद एक फॉल आया निफ्टी में जो कि 16,400 तक गया था निफ्टी। उसके बाद फिर से बाउंस आया 18,300 तक, फिर उसके बाद नीचे गया था 15,700 तक, फिर वापस ऊपर चला 18,100 तक, फिर अभी रिसेंटली निफ्टी वेंट डाउन टू 18,100 and then we had a continuous rally, 18,180 to be precise, and then we had a continuous rally जो कि हमको 17,900 तक हमको लेके गई थी। और उसके बाद अभी पिछले 2 दिन से फ्राइडे और मंडे जो है निफ्टी काफी हद तक नीचे गई है, और फिर आज फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने मिली है। तो ये है पिछले करीब करीब 1 साल का निफ्टी का सफर। अब आप इधर देखिए कि ये यहाँ पे एक निफ्टी यहाँ तक बढ़ पाई थी, फिर यहाँ तक बढ़ पाई थी, तो क्या हुआ था उसको, क्यों वो इसी समय यहाँ से ये 18,600 के ऊपर नहीं जा पाई? तो वो नहीं जा पाई क्योंकि इधर एक असिमेट्रिकल रेजिस्टेंस था जो कि निफ्टी को रोक रहा था। जैसे हम जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने आगे के जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किए हैं उनको पता होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक सपोर्ट की लाइन होती है, और ये रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस की लाइन होती है हमारी टर्मिनोलॉजी में। तो ये जो असिमेट्रिकल सपोर्ट और असिमेट्रिकल रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है वो आप इधर देख सकते हैं कि एक असिमेट्रिकल सपोर्ट यहाँ से शुरू हुआ था पीक से, तो वो जब भी निफ्टी बढ़ती है थी तो इसको उधर रोक रहा था, जब भी निफ्टी नीचे जाके बाउंस होके ऊपर जाती थी तो उसको इधर एक रोक रहा था। इस तरह से एक निफ्टी में ऊपर जाने का सिलसिला जो था वो ये असिमेट्रिकल रेजिस्टेंस रोक रहा था, उसको जाने नहीं दे रहा था, जो कि रिसेंटली हमने देखा कि वो असिमेट्रिकल रेजिस्टेंस को तोड़ के निफ्टी ने एक नया हाई बनाया और 17,900 तक निफ्टी इसी महीने जाके आई थी। अब आप देखिए कि इधर जाने के बाद क्या हुआ कि उसने एक बार ये रेजिस्टेंस तोड़ तो दिया, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है वो कभी डर जाता है, घबरा जाता है, व्हेन ही फील्स स्कैर्ड, क्या, अरे बाप रे, ये मैंने काम तो कर दिया लेकिन अब इसमें
मैं और आगे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो एक बार मम्मी पापा को मिलने आता है। और ये जो है गार्डन में घूमता हुआ बच्चे की आपने एग्जाम्पल मेरे से कई बार सुना होगा। तो इस तरह से ये बच्चा इधर से लेके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हुए बहुत ऊपर तक चला गया। अभी मम्मी पापा जब इसके बहुत दूर थे यहाँ से, तो एक बार फिर से नीचे आने की कोशिश की इसने कि भाई मैं बहुत दूर तो नहीं निकल गया ना, मम्मी पापा दिख तो रहे हैं। तो वो एक यहाँ तक आया है, और यहाँ पे आज उसने 17,000 1735 345 का एक प्रिसाइजली एक लो बनाया। और फिर वहां से हमको थोड़ा सा आज बाउंस मिला है, जो कि आपने अगर मेरे इस वीक के ट्वीट्स देखे होंगे या इस वीक के मैसेजेस देखे होंगे, तो आपको मैंने बताया था कि भाई 16,300 और 16,400 के बीच में एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर हमको बहुत मुश्किल होगी। तो अब जो हम देखते हैं कि ये जो जोन है जहाँ पे हम हैं, तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो फिर से ये असिमेट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो 17,692 पे वो थोड़ा अपना काम करेगा निफ्टी को रोकने का। लेकिन अगर हम इसको पार कर जाते हैं तो फिर हम सीधा 17,990 या 18,000 की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर यहाँ से ये सपोर्ट नहीं ले टिक पाता, जो आज तो इसने आज तो जिस जगह पे सपोर्ट ले लिया है, इफ निफ्टी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू और फर्दर एंड maintain that support, then what will be the other supports that Nifty will have? Then I can see over here the support near 17,151, ये जो यहाँ पे एक 4 अगस्त का एक लो बना था, जो कि 4 अगस्त का एक जो लो बना था जो कि निफ्टी को 17,161 तक लेके गया था। तो करीब करीब वो लेवल तक हम देख सकते हैं कि वहां पे एक एग्जैक्टली ये लेवल तक एक सपोर्ट और मिलेगा अगर 17,358 टूटता है तो। और फिर उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा हमको, अगर ये लेवल भी टूट जाता है, तो वो ये जो ग्रीन लाइन है मम्मी की 50 EMA जिसको हम बोलते हैं मदर सपोर्ट बोलते हैं, एक यहाँ तक निफ्टी के आने के चांस हैं। तो निफ्टी अगर 17,161 भी तोड़ देता है तो 16,900 तक आ सकता है। अगर 16,900 भी तोड़ता है तो ये 16,683 जो कि रेड लाइन 200 डेज EMA है, यहाँ तक आ सकता है। तो ये मेजर सपोर्ट जोन हो गए निफ्टी के। अभी यहाँ पे 50 EMA और 200 EMA है, इसलिए यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट हम समझ सकते हैं कि ये दो एक सपोर्ट है, उसके ऊपर 17,161 और उसके ऊपर आज का जो लो था दैट वाज अराउंड 17,345। ये जो हैं वो मेजर सपोर्ट जोन्स हैं निफ्टी के इस हफ्ते के लिए, या बाकी का जो महीना एक हफ्ता बाकी है या 7-8 दिन इस महीने के बाकी हैं उसके लिए। ऊपर के साइड जैसे मैंने कहा कि 17,693, उसके ऊपर 17,995, एक छोटा सा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हो सकता है विच इज अराउंड 17,816। ये जो हैं ये कुछ रेजिस्टेंस जोन है, दीज आर सम ऑफ द रेजिस्टेंस जोन्स फॉर निफ्टी फॉर द कमिंग वीक और से 15 डेज। तो ये सारे रेजिस्टेंस हो गए निफ्टी को, जो आगे बढ़ने में उसको थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन लाइंस हो गई और 50 EMA और 200 EMA जो हो गए वो मेजर सपोर्ट है। अगर 16,662 जहां पे अभी 200 EMA है 16,683, अगर ये सपोर्ट जो फाइनल सपोर्ट मैं मानूंगा निफ्टी का, अगर इसे निफ्टी तोड़ देती है तो फिर वापस बेयर्स की ग्रिप में या मंदी की तरफ मार्केट जा सकती है। तो ये सारे लेवल्स हैं गाइस।
इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट देम डाउन, कि जहां पे निफ्टी जहां से बाउंस हो सकती है या जहां से निफ्टी थोड़ा सा रुक सकती है। अगर अब हम इंडाइसेस की बात करते हैं, तो जो बैंक निफ्टी है, कई लोगों ने बोला कि बैंक निफ्टी का भी थोड़ा हमको बता दीजिएगा, तो मैं बैंक निफ्टी भी आपको थोड़ा बता देता हूँ इधर कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक हाई बना के नीचे की तरफ गया था, 39,731 से नीचे की तरफ गया था, और आज उसने सपोर्ट ले लिया है 37,937 पे। उसके बाद जो है वेरी सिमिलर टू निफ्टी, ये 4 अगस्त का मेरे ख्याल से लो होना चाहिए जी। 4 अगस्त में एक डिप मारा था, तो वो एक लो है 37,245 का। ये जो है ये सपोर्ट जोन्स है। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं 37,245, 37,582, 37,937, ये जो है ये सपोर्ट जोन्स हैं। और रेजिस्टेंस जोन जो होंगे वो जो है एक यहाँ पे होगा 38,875, और उसके ऊपर 39,381, और फिर 39,731। ये इस तरह से ये रेजिस्टेंस जोन्स बैंक निफ्टी के लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंडेक्स के बारे में जानना है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं वो इंडेक्स भी कवर कर लेता हूँ। एक आईटी के बारे में सबको थोड़ा बहुत उत्सुक होती है, क्योंकि आईटी में हमारी दिलचस्पी काफी ज्यादा होती है आईटी स्टॉक्स में। तो ये आप देखिए, जैसे जब ये ऊपर जा रहा था निफ्टी, तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला। और मैं थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ ताकि हमको दिखे। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था जब ये निफ्टी ऊपर जा रही थी, तो इस समय हो सकता है कि निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट जोन भी बन जाए। और इसी जगह पे आज आईटी इंडेक्स ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। ये जो आज का लो था that was around 28706, that provided a great support. Below it there is support at 28539। अगर ये सपोर्ट दो तोड़ देते हैं तो फिर बैंक निफ्टी को आई एम सॉरी, तो फिर आईटी इंडेक्स को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऊपर के साइड पे अभी ये 50 ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है, तो 50 ईएमए जो है वो 29115 पे वो थोड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस जो आएगा वो होगा 29469 पे, यहाँ पे। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है आईटी इंडेक्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम बाकी सारे इंडेक्स में काफी अच्छी मूवमेंट थी सिवाय के आईटी इंडेक्स में। तो ये दो जो इंडेक्स हैं, तो अगर ये 50 ईएमए के ऊपर कल या इस वीक में लेटर बंद दे देता है तो आईटी इंडेक्स में फिर से एक बार रैली देखने मिल सकती है, वरना थोड़ा आईटी इधर स्ट्रगल करेगा। जो ये जोन था रेजिस्टेंस जोन, वो अभी सपोर्ट जोन बन के हमको थोड़ा हेल्प करेगा, ऐसी भी हमको उम्मीद है यहाँ पे आईटी इंडेक्स में। एनीबडी एल्स वांट्स टू क्वेश्चन अबाउट एनी अदर इंडेक्स? और या तो फिर हमने जो बात की थी कि भाई हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग मोटो वाली कंपनीज देखेंगे, we will talk about those companies. If you have some questions about some other index, just shoot it. Otherwise, I will move to the next topic.
Okay, so because there are no Tell by metal index, can we have a look at it? Metal. Okay. This is the chart of metal index. तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अब जो है मेटल इंडेक्स के लिए ये एक टफ रेजिस्टेंस होगा। आज उसने अच्छी कैंडल तो दी है, पॉजिटिव कैंडल दी है, बट this level of 6000 will be a tough resistance for Nifty. आज हम लोग 5789 पे हैं, बट अगर ये 6000 पार कर जाता है then it will be quite we can see quite a good rally in or you can say एक ये 6000 और 6100 के बीच का जो रेंज है, अगर वो हम पार कर लेते हैं ना, तो फिर एक हमको 6400 400 500 पॉइंट का या 8 से 9% की एक रैली देखने मिल सकती है इन मेटल इंडेक्स। So right now not looking excellent unless we get a closing above 6100। तो 400-500 अगले 4-5% थोड़े टफ हो सकते हैं मेटल इंडेक्स के लिए, लेकिन अगर वो पार कर जाता है ये 6000 और 6100 तक की रेंज, तो फिर एक 6400 या 6600 मतलब एक 10% का मूव भी मेटल इंडेक्स में हमको देखने मिल सकता है। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग एक्सेलेंट बट नॉट लुकिंग बैड टू। 5400 शुड बी अ फर्म सपोर्ट। तो मेटल में अगर कल पॉजिटिव रहती है ना इंडेक्स, तो हम थोड़ी बहुत बाइंग भी शुरू कर सकते हैं। ओके योगी जी, इज इट क्लियर? Yeah, noted. Thanks. Thanks, sir. Right, clear. अब हम थोड़ा सा इसको मैं एक सपोर्ट ये एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है बाय द वे। आज का जो लो है, अगर आज का लो तोड़ती है मेटल इंडेक्स, जो आज का अपना लो था दैट इज 5651, अगर ये टूटता है तो फिर सीधा उसके पास 5458 का 200 डेज ईएमए का ही सपोर्ट हो। ओके, क्लियर गाइस? Yes. ओके, अब हम कुछ नाम देख लेते हैं। एक लिस्ट मैंने बनाया है कि ऐसी कंपनियों का जिसका हम बोलेंगे कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग मोट। अब ये मोट क्या होता है? तो मोट हम उसको बोलते हैं कि जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जो अपना किला बनाते थे, तो किले के आजू बाजू एक ट्रेंच खोद देते थे और उसको पानी से भर देते थे। तो ये ट्रेंच खोद के पानी से इसलिए भरते थे ताकि दुश्मन जब उस पर अटैक करेगा तो उसको अटैक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरह से जो किलों का मोट स्ट्रांग होता है या किले का प्रोटेक्शन स्ट्रांग होता है, उस किले पे अटैक करना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही जिस कंपनी का स्ट्रांग मोट होता है या जिस कंपनी की स्ट्रांग मोनोपोली होती है, उस कंपनी में उस कंपनी के कॉम्पिटिटर को थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस कंपनी के विरुद्ध जाना या उस कंपनी से कंपटीशन में जीत पाना या उस कंपनी से अच्छे मार्जिन्स में काम करना, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एडवांटेज है। ये एडवांटेज क्या हो सकता है? तो कोई ब्रांड की मोनोपोली हो सकती है, या तो प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं कई बार, उसमें कई बार काफी फर्क होता है एक्स कंपनी और वाई कंपनी के बीच में, कॉम्पिटिटर्स के बीच में। कुछ लाइसेंसेस का एडवांटेज हो सकता है, या फिर एडवांटेज हो सकता है कि बहुत कोई ऐसा बिजनेस होता है जैसे कि स्टील प्लांट डालना हो, तो स्टील प्लांट डालना आज कोई भी स्टील प्लांट नहीं डाल सकता है। सीमेंट प्लांट डालना, आज अदानी को भी सीमेंट में एंटर करना था, तो वो नया प्लांट नहीं डाला उसने जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है
अंबुजा सीमेंट एसीसी को, उसको बाय करने का ट्राई किया, राइट। तो इसको, ऐसी कंपनियों को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनी, जिसमें कॉम्पिटिटर को, जिसमें एंट्री करना या सस्टेन करना या सरवाइव करना या थ्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कुछ ऐसी कंपनियों का हम नाम देते हैं। तो पहली कंपनी जो मेरे माइंड में आती है, दैट इज जाइडस वेलनेस। अभी ये जो मेन इसका प्रोडक्ट है, ये स्वीटनर्स बनाती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर फ्री का जो मार्केट है उसमें मोर देन 90% का जाइडस वेलनेस का मार्केट शेयर है। तो इसमें आप इधर देख सकते हैं कि इसने इसका 21 सितंबर का, मतलब इसका जो 52 वीक हाई था, दैट वाज अराउंड 2475। आज ये जाइडस वेलनेस का जो प्राइस है वो है 1616.95। अभी काफी दिनों से अगर आप इधर ध्यान से देखें तो काफी दिनों से जाइडस वेलनेस जो है एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। एक ये जो जोन है जहाँ पे टॉप 1689 है और जहाँ पे बॉटम करीब करीब 1500 है। तो इस जोन में काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रही है जाइडस वेलनेस, एक मोनोपोली कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनी। और इधर 50 देश के ईएमए के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली इधर कंसोलिडेशन हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये कंपनी में अगर 200 डेज के ऊपर थोड़ा सा आप ट्रैकिंग क्वांटिटी या 25x, अगर आपको से एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, या समझो कि मुझे 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं ट्रैकिंग क्वांटिटी यानी कि 25% या 1 या 2 शेयर अभी लेके रख दूं इसके, और फिर बाकी का x/2 एंट्री जो है वो मैं कर सकता हूं आफ्टर इट क्लोजेस अबाउट एग्जैक्टली 100 मोर रुपीज। ये अच्छी बता था, आप देखा करो। हेलो, ओके। तो ये 200 डेज के ऊपर क्लोजिंग हो जाए 171695 के ऊपर, तो उस टाइम पे हम इसमें एक और एंट्री, मतलब अगर आपने 2500 का अब लिया है तो 5000 रुपए का स्टॉक, अगर आपके दिमाग में योर एक्स इज 10,000, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि एक स्टॉक आपने अभी ले लिया, 5 स्टॉक आपने ले लिए जब ये 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है, और फिर 2-3 स्टॉक आपने ले लिए इसके, या एक स्टॉक ले लिया आपने इसका जब ये 1772 या 1812 के ऊपर क्लोजिंग देगा। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया है, और इस कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट 1990 या फिर 2300 हो सकता है इन 2 to 3 years। The purpose of this मीटिंग और ये चार्ट समझना है, इट इज प्योरली एजुकेशनल। इसको आप इन्वेस्ट करें तो खुद से अपने रिसर्च या आपके जो एनालिस्ट हैं उनसे बात करके करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉस इन दिस कॉल, बट ये जस्ट मैं एक एजुकेशनल बात बता रहा हूँ। दिस रिगार्डिंग ऑल द रिमेनिंग कॉल्स दैट यू आर गोइंग टू हियर इन द कमिंग फ्यू मिनट्स। तो ये एक जाइडस है, इसमें आप x/2 या x/3 एंट्री ले सकते हैं, x/4 भी कर सकते हैं। एक आपने अभी ले लिया, फिर 200 ईएमए जब ये पार करता है 1695 पे, तब x/4 क्वांटिटी ले लिया, फिर 1772 के ऊपर x/4 क्वांटिटी ले लिया, और 1812 के ऊपर x/4 क्वांटिटी ले लिया। इस तरह से आप एक आपका एवरेज जो होगा वो 1750 या 1770 के बीच में बैठेगा, और फिर यू कैन राइड द स्टॉक फॉर द टारगेट्स ऑफ 1990। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 1500 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, या तो फिर आप 1550 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दे तो भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस।
तो इस तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया लग रहा है Zydus Wellness, plus it is a company with a strong moat and a massive amount of monopoly in certain products. ऐसी दूसरी कंपनी है CDSL, NSDL और CDSL, ये दो कंपनियां हैं जिसमें आपके स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन और आप देखते हैं ये सब होता है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, आप जो प्लेज करते हैं अपने स्टॉक्स, वो सब भी आप CDSL के थ्रू करते हैं। तो इस तरह से CDSL भी एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग मोड। इसमें आप एंट्री ले सकते हैं आफ्टर इट क्लोजेस अबाउ 200 डे CMA, दैट इज 1235 के ऊपर। और फिर जो टारगेट्स होंगे वो मेरे ख्याल से होंगे 1287, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो हैं वो 1362 और 1435 इसमें हो सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं CDSL में, that should be around closing below 1097. Again, CDSL is a strong stock with long term, which is a long term investment idea, and it can be a portfolio stock also. The stock has made a bottom around 1000 rupees, and it is slowly trying to move in and come into the positive bullish zone. तो ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया है। आप ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई ये एक झटके में बहुत फास्ट जाते हुए आगे बढ़ जाएगा, बट इफ यू कीप दिस इन योर पोर्टफोलियो, इन माय ओपिनियन, फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट विल बी अ गुड स्टॉक टू हैव। नाउ आफ्टर CDSL, सिम्फनी एक कंपनी है जो आप जानते हैं कि एयर कूलर्स बनाने में जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग मोट है, जिसकी मोनोपोली है। अभी एक पॉजिटिविटी तो इसमें नहीं आई है, बट यहाँ पे एक जो है वो बॉटम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है अराउंड 828, एंड वंस द स्टॉक क्लोजेस अबाउट 925, तो आप X/2 एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद जब ये स्टॉक क्लोजेस अबाउट 990, तो आप इसमें फुल एंट्री ले सकते हैं। इसमें जो टारगेट्स होंगे वो होंगे अराउंड 1098 के। लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 2 साल का, वो आप समझ के चल सकते हैं कि 1200 का लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें हो सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको रखना होगा वो दैट यू शुड कीप अराउंड 8 क्लोजिंग बिलो 828 या क्लोजिंग बिलो 825 can be your stop loss in Symphony. Again, a company with strong moat, and again a company with strong monopoly products. उसके बाद जो कंपनी का मैं नाम लेने जा रहा हूं, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें इसका प्रोडक्ट नहीं होगा। तो दैट कंपनी इज नेस्ले। नेस्ले इज अगेन अ कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग मोट। उसका मैगी आप जानते हैं, मैगी और जो बाकी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स है, जो बेबी फूड है, उसमें काफी इसकी मोनोपोली है, काफी स्ट्रॉन्ग मोट है। तो नेस्ले में आप एंट्री ले सकते हैं एट द करंट प्राइस। जब ये 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा या 20,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब आप इसमें फुल एंट्री भी ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। और इसका टारगेट जो है वो 21,800 होगा। लॉन्ग टर्म टारगेट इन नेस्ले से 2-3 years can be more than 23,000 or 25,000 also. So very strong company, monopoly products and strong moat, which is Nestle India Limited. मेटल कमोडिटी एक्सचेंज आप जानते हैं कि ये भी एक मोनोपोली कंपनी है स्ट्रॉन्ग मोड की। इट हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ व्हाइल आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ 2148 लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से, 2124 सॉरी,
2124 का, इस 2135 का हाई बनाया था और उसके बाद कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते हुए ये अभी बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। जो मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से इधर डबल बॉटम का स्ट्रक्चर या ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये कंपनी ऊपर जा सकती है। एक आप X/2 एंट्री इसमें भी ले सकते हैं, अबाउट 1325 फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं या X/1 एंड X/2 एंट्री ले सकते हैं और सेकंड X/2 एंट्री जो है वो आप 1405 के ऊपर ले सकते हैं। टारगेट्स जो होंगे वो 1492 और 1520 होंगे। लॉन्ग टर्म टारगेट इन MCX इज अराउंड 1650। ये जो मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स बोल रहा हूँ दैट आर 18 to 24 मंथ्स आपको लेके चलना होगा। इसमें जो एक स्टॉप लॉस है यू कैन कीप इट एट 1250 और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर रहे हैं तो यू कैन कीप द स्टॉप लॉस इन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX अराउंड 1145 1150। उसके नीचे अगर बंद होता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। The next stock about which I want to talk is IEX. IEX ने एक शानदार 320 इसमें स्प्लिट भी हुआ था 1:3 और उसके पहले ये जो प्राइस इधर आप देख रहे हैं वो स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस है। तो हम स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस के बारे में ही बात करेंगे। एक्चुअली तो 960 तक गया था बट उसको स्प्लिट आज के रेट में कंपेयर करने के लिए हम उसको स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस को मद्देनजर रखते हुए ही बात करेंगे। तो 320 इसका जो पीक आया था उसके बाद अभी एट प्रेजेंट द स्टॉक इज ट्राइंग टू मेक बॉटम। अभी बॉटम पूरी तरह से बनी नहीं है लेकिन इट इज ट्राइंग टू मेक अ बॉटम। एनर्जी ट्रेडिंग में इस कंपनी का मोनोपोली है, अराउंड 95% मोनोपोली है। सो द मोट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, very difficult for other players to enter this company and yes, it is in the process of bottom formation. Bottom is not fully formed as of now but इसमें आप एंट्री ले सकते हैं 170 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप X/2 एंट्री दे सकते हैं और if when once it closes above 190 तो आप इसमें फुल एंट्री ले सकते हैं। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग मोट एंड स्ट्रॉन्ग मोनोपोली इन इट्स फील्ड। तो ये हम आज बात कर रहे हैं कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग मोट एंड स्ट्रॉन्ग मोनोपोली इन सम प्लेसेस इन देयर पर्टिकुलर सेगमेंट्स and the names that we have discussed so far for educational purpose are Zydus Wellness, CDSL, Symphony, Nestle, MCX and IEX. The next stock that we are going to discuss for the purpose of education is Asahi India Glass. So Asahi India Glass is a company, auto sector has been doing quite well recently और ऑटो सेक्टर जो अच्छा कर रहा है उसमें आप देखिए कि आसाही इंडिया ग्लास जो है दे मेक द ऑटो ग्लास, दे आर एक्सपर्ट्स इन ऑटो ग्लास, ऑटोमोबाइल एंसिलरी है ये और इसने काफी एक अच्छा हाई बनाया था अराउंड 613 लास्ट ईयर। उसके बाद ये 382 के करीब डबल बॉटम इसने बनाया। इफ यू कैन सी ओवर हियर, इफ यू कैन लुक एट माय कर्सर, 382 का डबल बॉटम बनाने के बाद इट हैज गिवन अ फैंटास्टिक ब्रेकआउट। इट ऑलमोस्ट वेंट नियर 609, ऑलमोस्ट नियर द प्रीवियस हाई एंड देन अगेन इट केम डाउन टू टेस्ट द ब्रेकआउट. It has taken the support from 50 EMA and now it is we are seeing that it is rising again. This zone will be little bit of resistance zone जो ये 570 से 613 के बीच का जो जोन है वो थोड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा, but once it is able to clear it, a long term target of 1 or 2 years in the stock
can be around 700, 750 or more. The stop loss that you should maintain in this company for the purpose of long term is around 450, closing below 450. और अगर आप ट्रेडिंग के लिए इसमें एंट्री ले रहे हैं तो आप एक 550 या 540 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं. So this is the company Asahi India. Then another strong company with strong moat and monopoly is our own Colgate, something which we use every day and which we cannot do without. Yes, there are other pastes in India, but the monopoly that Colgate enjoys is around 50% or more than 50%. So entry can be taken in Colgate at CMP. Compounding, tracking quantity and compounding can be done above 1625, which has been resistance for the company since May. The company is trying to break multiple times 1625 resistance, and if it is able to break it successfully, then the company stock can go up to 1672 and 1719. Long-term target in the company are 1754 and 1800 plus. So again, a company with very strong moat and very strong monopoly. The stop loss in the stock can be maintained around, closing below 1480 or 1455 if you are a long-term perspective holder. So this is regarding Colgate. Then we'll talk about IRCTC. IRCTC, as you know, is Indian Railway Tour Corporation company. Recently, there is an upswing because the company has decided to monetize the data of passengers that it has for the purpose of revenue. So you can see it has made a bottom around 558 and there is a continuous upside after that. 767, which was almost 752 was its peak before few days on 19th August. And then last 2 days there has been fall. So 750 to 770 is a resistance. If it is able to cross that resistance, the stock can very easily go to 840 or 900. Long-term target in this company is 988 plus, and very long-term target in this company is around 1275 plus. Stop loss in the stock can be maintained at closing below 600. Actually, is a portfolio stock, monopoly company. But if you want to maintain a stop loss, it should be around 640 or 600 odd. Then no monopoly stock assessment can be complete without talking about Maruti Suzuki, which has been the heartthrob of Indian auto industry. So Maruti, as you can see over here, tried to give a huge multi-year breakout over here. That was on 2nd August. The stock reached the high of 9196, which was a multi-year breakout. Previously, if we see on the long chart, it had reached this stage in 2018 and 2017. So once the stock is able to cross 9,000, immediate target for the company will be 9,000 and 9,200. Once the company is able to stabilize its price above 9,200, the target can be 9,900 plus or 10,000 plus. The stop loss in this stock can be maintained at a closing below, you can say, 7,900 or 7,950. So as promised, these are some of the stocks
which we feel are a sort of monopoly stocks. We have discussed this for the purpose of education, and we have given the levels also for the purpose of education and paper trading. So if you have not been able to note down all the names and all the levels, we are going to put this video on we are going to put this video on YouTube, so you can see from there if you have not noted the levels right now. Now I request you to ask questions if you have. We'll have a 5-10 minute open mic session, and you can have we'll have a Q&A round. After that, we will close for the day. So if you have any questions, you are most welcome. You can ask them. Otherwise, we will close for the day. You can unmute and ask the questions about any stocks which are in your portfolio and you want to know. Devyani International, because recently it jumped and again it fell down. Yeah, today it was good unless the stock is above say 160 levels. It is okay. Below 160 should be stop loss. In fact, the stock is trying to make a bottom near 140 and is facing strong resistance between these two range. That is between 199 and 215. It is facing a very strong resistance. तो करीब इसी रेंज से वो एक बार जाके वापस आया था. अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है या आपके पास है संकेत? हाँ, मेरे पास है सर ऑलरेडी. क्या प्राइस पे है? ये 170 पे है, 170 पे. ओके, तो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं बिलो 50 EMA, दैट इज बिलो 176. अगर ये क्लोजिंग दे तो आपको एग्जिट करना चाहिए. और इसको 188 के ऊपर जब ये देता है तो इसमें आपको कंपाउंड भी कर सकते हैं. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस? हाउ यू फील द मार्केट मीन्स अभी नेक्स्ट कैसा रहेगा, क्योंकि अभी एकदम बड़ा फिर आज फिर से रिकवर हुआ, तो अभी नेक्स्ट कैसा रहेगा वॉलेटिलिटी आपके अकॉर्डिंगली सर? वॉलेटिलिटी तो रहेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया निफ्टी के बारे में, तो वही हम बात कर रहे थे इनिशियली पहले 10-15 मिनट में कि वॉलेटिलिटी तो रहेगा जब तक ये 18,600 पार नहीं कर जाता ना. वॉलेटिलिटी रहेगा. और दूसरा क्या है कि ग्लोबल, अभी आप काफी सारे न्यूज़ देख रहे हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन, यूएस डेटा आने वाला है, यूक्रेन वॉर चल रहा है और यूएस रिसेशन जाने वाला है, ग्लोबल स्लो डाउन होने वाला है. इंडियन मार्केट अपबीट है, वो तो ऐसे ऊपर नीचे करके आगे बढ़ती रहेगी. बट ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें ग्लोबल सिचुएशन सही नहीं है, तो कोई ग्लोबल खराब न्यूज आ जाता है या अचानक आज जैसे 3.5% क्रूड का प्राइस अब चल रहा है, तो उसका इफेक्ट आएगा एशियन पेंट्स और ये सब कंपनियों पे कल. बट इट इज ओके. ऐसे मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, नए स्टॉक में एंट्री लेते रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और आपके पैसे को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए. इंडियन मार्केट एज ऑफ नाउ इज डूइंग गुड. ओके सर. ये जैसे मैंने बोला कि अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दे दिया था, ये एक्सपांडिंग हो रहा है. ये देखो, ये जो बॉटम था उसके ऊपर ये जो टॉप था
उसके बाद बॉटम और नीचे गई तो टॉप उतना ऊपर नहीं आया। लेकिन अब आप देखिए कि ये बॉटम और नीचे गई और टॉप जो था प्रीवियस जो उसका ये था उससे ऊपर गया। तो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि अब जहां से भी निफ्टी सपोर्ट लेता है, चाहे 17346 पे सपोर्ट ले या 17161 पे सपोर्ट ले, 1717346 पे तो आज सपोर्ट ले लिया, कल भी अगर एक कंफर्मेशन कैंडल आ जाता है और ये असिमेट्रिकल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, then you know we are up for closing about 17,900 18,000 in the next week or even in this week, we don't know. ओके और अगर नीचे जाता है तो 17161 एक लेवल है, फिर 50 EMA है एट 16894 और फाइनली 16683 पे 200 डेज EMA। अगर 200 डेज EMA के नीचे क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग आ जाता है देन यू नो फिर से बेयर मार्केट आ सकता है, वरना ऐसा फ्लक्चुएशन ऐसा वॉलेटाइल मूवमेंट्स तो होते रहेंगे। इसीलिए ऐसे टाइम में वॉलेटाइल टाइम में एक ये जो बनता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। ओके Vishal bhai, I do have two questions over here. Yes. One is regarding Titan. I purchased Titan at a level of 2086, 50 shares. On Friday, I had put a stop loss on 2434. So वो stop loss trigger कर गया. So now it has like it fell down on Monday and now it has once again grown. So what exactly like are we looking like? As you said कि profit book किया दोबारा से invest करो. So how do you look at Titan now? इन A+ कंपनीज टाइटन हम लोग बोलते हैं या HDFC, रिलायंस, TCS, यू नो इन्फोसिस, जो A+ ग्रेड की कंपनियां हैं उसमें हम लोग जो स्टॉप लॉस रखते हैं, राइट, ये विशाल बलिया स्टॉप लॉस रखेगा तो वो अगर 2480 प्राइस है तो वो उसको पता है क्या 2300 पे इसका 50 डेज EMA है या फिर 2400 के करीब ये सपोर्ट है जो मुझे इधर दिख रहा है, बराबर है, या फिर उसके पहले यहाँ पे एक दिख रहा था, तो मैं ये इसको देख के एक 2424 का या 2420 का स्टॉप लॉस रखूंगा। तो जो हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं बड़े प्लेयर जो हैं उनको अंदाजा है कि आप कहां पे स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो वो उसकी बाइंग जोन इस तरह से रखेंगे कि जब तक ये 2420 तक आ जाए तब तक उसको खरीदते रहो। तो आप जैसे कई लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा, आज चार्ट ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं समझते, तो चार्ट समझने लगे हैं लोग, तो फिर जो ऑपरेटर हैं वो भी और स्मार्ट हो गए हैं, उनको भी पता है कि लोगों ने कहाँ स्टॉप लॉस रखे हैं, तो वो उसके हिसाब से वो खरीद लेते हैं स्टॉक। और जब ये बाइंग आ जाता है तो आप देखो आज कैसा कैंडल आया, वो बड़ा कैंडल आ जाता है। तो A+ कैटेगरी के जो स्टॉक हैं उसमें अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो वो क्या होगा कि वो स्टॉप लॉस हिट करेगा और सीधा 40-50 रुपए ऊपर चला जाएगा कि आप उसको खरीद नहीं पाओगे। तो ये एक रिस्क है स्टॉप लॉस रखने में, लेकिन हमको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और फिर भी स्टॉप लॉस तो रखते ही रहना चाहिए। या तो फिर आप एक और कदम ऊपर चले जाओ कि वो समझ सकता है कि इसने 50 EMA पे स्टॉप लॉस रखा होगा या 200 EMA पे स्टॉप लॉस रखा होगा, तो उसके आप एक 10, 15, 20, 25, 50 रुपए और नीचे स्टॉप लॉस रख दो, ताकि वो और नीचे तो नहीं आएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने। समझ रहे हो आप बात को? जब सामने वाला एक स्मार्टली काम कर रहा है तो आपको भी उससे ज्यादा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। या तो फिर अफसोस मत करो कि गया तो गया, मुझको मेरा 10% 15% मिल गया, आई एम हैप्पी। नहीं वो वो तो मिल गया. अब now you are saying to book the profit and reinvest. Now is it the right time to once again get तो into अब it? मैं क्या करूंगा, देखो टाइटन में अब जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर जाता 2517 और इसके ऊपर कंफर्मेशन कैंडल नहीं आ जाता, तब मैं उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा कि ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स हैं, तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे 2500 to 2570, तो या तो एक ये जोन पार कर जाए तब इन्वेस्ट करो, या तो आप X/3 अभी आ जाओ। X/3 आपने अभी आ गया, समझो 2480 पे आपने X/3 अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया,
से मुझे 30,000 रुपए टाइटन में इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं 4 शेयर अभी ले लिए, राइट। 4 शेयर में अगर 2568 के ऊपर जाता है तब लूंगा और फिर वेट करूंगा। अगर नीचे आता है बाय चांस यहाँ पे कहीं पे, तो और 4 शेयर उस टाइम पे ले लूंगा। So now you play it smartly and don't invest everything in one go. Break your capital in 2 or 3 parts, and you can consolidate or average if the market in a choppy market. तो मार्केट चॉपी है तो आपको कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको 2-3 पार्ट में इन्वेस्ट करो। थोड़ा सीएमपी पे, थोड़ा अगर नीचे जाए तो, और थोड़ा फिर एक रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करने के बाद ऊपर। ओके, तो आपका जो Thank you. एवरेज प्राइस होगा वो करीब करीब उस पे बैठेगा, लेकिन सेफ्टी जो है वो कैपिटल की सेफ्टी थोड़ी एनहेंस हो जाएगी। हाँ हाँ, नहीं सर, मेरे को भी मतलब 18-19% का तो 18.5% का प्रॉफिट तो बना मेरा इसमें टाइटन में, लेकिन ये but ए वो प्लस stop loss से कैटेगरी के निकल गया। शेयर में ये होगा पुनीत, वो जब स्टॉप लॉस हिट करेगा ना, तो हिट करने के बाद आपको खरीदने का मौका नहीं देगा, वो सीधा 40-50, मेरा खुद का होता है ऐसा कई बार। तो वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो सीधा उधर से वो लेके सब माल वो ऊपर चला जाता है 40-50 रुपए। ओके, तो अब हम समझ गए हैं कि ये रेजिस्टेंस कौन सा था, तो नाउ वी विल प्ले मोर स्मार्टली। ये रेजिस्टेंस पार होने के बाद थोड़ा खरीदेंगे, या कैपिटल को 3-4 पार्ट में डिवाइड करके खरीदेंगे। स्टॉक तो okay. एक्सीलेंट है, वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हाँ हूँ, नहीं, right? वो तो है ही कह रहा, हाँ वो तो तो है ही थोड़ा थोड़ा करके अभी वापस कलेक्ट करेंगे इसको। श्योर। अच्छा, दूसरा ये था सर, व्हाई आर लाइक दीज आईटी स्टॉक्स falling when like the biggest investors are just accumulating them? आई टोटली एग्री। मेरी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के साथ बात हुई थी, you know, he is very bullish on IT. He is a big manager in a company in Middle East, multi-billion-dollar company. तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो तो इस तरह के हैं, he is one of the HNI investors. तो these people are of the opinion that इंडिया में अगर कुछ चलने वाला है, अगर किसी चीज का फ्यूचर है तो आईटी है। आईटी का पूरा इंडेक्स जो है वो रीरेट होगा, और अभी जो प्राइस पे कोफोर्ज अवेलेबल है, या माइंडट्री अवेलेबल है, या टीसीएस, या एलटीआई, या एलटीटीएस, या ऑल दी टॉप स्टॉक्स अगर जो प्राइस पे अवेलेबल हैं, उससे 2x 3x 4x जाने वाले हैं अगले 10 साल में। तो मैं भी उस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ। 3x 4x तो मैं नहीं जानता, बट दे आर नॉट वेरी बुलिश ऑन ये मैन्युफैक्चरिंग, दे आर नॉट वेरी बुलिश ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है, उनका ऐसा मानना है। नाउ सी, आई एम नॉट against anyone or any ideology, but these people have got ideology that यार Indians are not as disciplined as Southeast Asians या Chinese, के जो एक एप्पल के फोन के पीछे 16 घंटे मेहनत करके एक ही पार्ट्स रोबोटिकली मैकेनिकली बनाता जाएगा। वी आर मोर प्रोन टू यूज आवर ब्रेन्स। तो सर्विसेज जो है, आईटी जो है, उसमें इंडिया अच्छा करता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग शायद ये डिक्सन और ये SRI वाई करके कोई आ रहा है, एम्बर है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के जो हैं उसमें इतना ज्यादा इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा अगले 10 साल में जितना आईटी सक्सेस होगा। तो ये एक मेंटालिटी है, इसलिए जो बिग प्लेयर्स हैं, जो FIIs हैं, दे विल रिमेन बुलिश ऑन आईटी। अभी जो आईटी में आप डाउनफॉल देख रहे हैं वो जो यूएस और यूरोप में ग्लोबल थोड़ा स्लो डाउन है, उसके वजह से वो लोग का आईटी स्पेंडिंग पे इफेक्ट आने के अनुमान है। ऐसा भी नहीं है कि आ गया है स्लो डाउन या रिसेशन, तो उसकी वजह से थोड़ा उसका इफेक्ट दिख रहा है पिछले 6 महीने से आईटी पे। बट आईटी अर्निंग्स FY23 FY24 बहुत अच्छे प्रोजेक्शंस दिए हैं, कमेंट्री सभी कंपनीज ने बहुत अच्छी दी है। आप खुद भी आईटी कंपनी में है, तो you know the projection of FY23 FY24. So I hope you will agree with me on these points, that this is the main reason why FIIs and big investors are very bullish on IT. I was just trying to think loudly, and I was just trying to give you perspective
of how these big investors, these big HNIs, these big FIIs think about investing in India. So for them, still investing in IT, investing in Indian IT, investing in services is the number one thing. Sure, Vishal bhai. And another thing, I don't know, I joined very late. You were giving an example of Maruti being a monopoly company. So what exactly was the monopoly? Like, I mean, Market share, now, market share. No, I am talking about market share, right? And you know, setting up, हम लोग आज मोट स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनी की बात कर रहे थे ना, तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग मोट. अगर कार के मैन्युफैक्चरिंग में आपको आना है, जैसे फोर्ड को भी वाइंड अप करना पड़ा बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ इंडियन कस्टमर्स, which Maruti has absolutely understood. And you know, Maruti Suzuki is bigger than Maruti Corporation of Suzuki Corporation of Japan. So Maruti very well knows the pulse of Indian market. That's why it has a strong moat. That is the monopoly. That is the strong moat. Okay, by understanding the pulse of Indian market and having more than 50% market share. But yes, I think it has missed a little bit of pulse of understanding the popularity of EV. correct. और I उसमें was कहीं talking ना on कहीं that part. टाटा थोड़ा आगे निकल रहा है, Yeah, महिंद्रा I was भी. talking on that part only. Yeah, I was coming to Absolutely, that I part. agree. तो राइट नाउ अभी भी मारुति तो नंबर 1 पे ही है, बट टाटा एंड महिंद्रा आर फास्ट कैचिंग अप, फास्ट कैचिंग अप. हुंडई इज ओके, बट किया है, किया के नंबर्स भी एक्सप्लोड हो रहे हैं. So things are, you know, things might not look as rosy for Maruti in future, but you know, फिर भी जो कार हैं ऑलरेडी मार्केट में, उनकी सर्विस, उनके स्पेयर्स, उनका ऐसा तो नहीं है कि भाई 54% में से ओवरनाइट 40 हो जाएगा या ओवरनाइट 25 हो जाएगा. 10-15 साल तो मारुति राज करेगा ही, उसके बाद का पता नहीं. Any more questions? Already we are over time, so if we have questions, can go ahead. Otherwise, we'll call it a day. Okay, guys, then have a very nice evening. Or yes, Mr. Sarath, you have any question? I'll take the last question. Sir, don't you think HUL also has a strong moat? हाँ, very good. ये तो there are around, we had identified around 100 companies with a strong moat. HUL was one of them, but here we had to enlist only the top 10 companies जो चार्ट पे भी थोड़ी अच्छी हैं अभी, तो इसलिए मैंने HUL का नाम नहीं लिया. बट HUL का स्ट्रॉन्ग मोट है, और अगर हमको उसको देखना है तो आई कैन एड इट ओवर हियर. ओके, आपने सजेस्ट किया है तो विल एड इट ओवर हियर, और हम उसका चार्ट भी देख लेते हैं. तो इसमें क्या है कि इधर आप देखिए तो एक कप फॉर्मेशन जैसा हो रहा है, ये कप हुआ, और ये हैंडल फॉर्मेशन जैसा हो रहा है. तो एक बार इसको 2720 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा, इफ इट इज एबल टू गिव अ क्लोजिंग अबाउ say 2717, then the targets in HUL will be 2861 and 3000 plus. Okay, definitely a company with a strong moat under our radar, but right now I did not mention because I was just जो चार्ट पे बहुत अच्छे हैं, जो आज के दिन में थोड़े पॉजिटिव मोमेंट में है, ये देखो जितने आज हमने नाम लिए सब ग्रीन में है, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा था सर, जो के थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में है. अदरवाइज डेफिनेटली HUL इज अ कंपनी विद ग्रेट मोट. Okay, sir. Okay, guys, if you have any more questions, you can ask in the respective groups.
we'll call it a day. It was really nice interacting with you, and I hope you guys also enjoyed. Thank you, Vishal bhai. Have a nice weekend. Thank you. Thank you. Bye. Bye, guys. Thank you so much. Good Our night. pleasure. My pleasure. Bye.